खत्म करते हैं। हाँ देखो शेड्यूल्ड बैंक क्या होता है, अपने ये बनाता है, इजी फाइनेंस लिमिटेड इज विलिंग टू एंटर इनटू अ बैंकिंग बिजनेस वाया पेमेंट बैंक। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी सीक्स योर एडवाइस विद रेस्पेक्ट टू रिक्वायरमेंट ऑफ द फुलफिलमेंट ऑफ द कंपनी विद रेस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग। कि लाइसेंस के लिए एप्लीकेशन कैसे होगा, मिनिमम कितना कैपिटल चाहिए, कितना वोटिंग राइट होगा शेयर होल्डर का, और क्या क्या सर्विस ये बैंक दे सकता है। तो देखा जाए तो ये सब कुछ पढ़ाई एक ही टॉपिक में। अच्छा क्वेश्चन बनाया है। हाँ तो पहले बोला एप्लीकेशन किसको फाइल करना है, आरबीआई को, ठीक है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के हिसाब से। और तुमको कंपनीज एक्ट में तो रजिस्टर करना ही है, वो तो ऑब्वियस सा बात है, क्योंकि पब्लिक लिमिटेड कंपनी या प्राइवेट कंपनी के बिना काम होगा नहीं। मिनिमम कैपिटल कितना बोला है, 100 करोड़ फॉर द फर्स्ट 5 ईयर, एंड स्टेक ऑफ प्रमोटर शुड बी एटलीस्ट 40%। तो पेमेंट बैंक बनाने के लिए मेरे को 100 करोड़ का कैपिटल चाहिए और फर्स्ट 5 ईयर तक में, और प्रमोटर का होल्डिंग एटलीस्ट 40% होना चाहिए। वोटिंग राइट ऑफ शेयर होल्डर क्या होगा, तो वोटिंग राइट शैल बी रेगुलेटेड बाय बैंकिंग रेगुलेशन। द वोटिंग राइट ऑफ शेयर होल्डर इज कैप्ड एट 10% विच कैन बी रेज्ड टू 26% बाय आरबीआई। शेयर होल्डर का वोटिंग राइट खाली 10% होगा, और अगर आरबीआई चाहे तो उसको 26% तक ले जा सकता है मैक्सिमम। हाँ उससे ज्यादा वोटिंग राइट उनका नहीं होगा, ठीक है। और कोई एक आदमी अगर 5% से ज्यादा वोटिंग राइट होल्ड करेगा तो उसको आरबीआई से अप्रूवल लेना पड़ेगा। पेमेंट बैंक क्या क्या सर्विस दे सकता है, पेमेंट बैंक कैन एक्सेप्ट रेस्ट्रिक्टेड डिपॉजिट, डिपॉजिट ले सकता है लेकिन एक आदमी से मैक्सिमम 1 लाख, बाद में उसको इंक्रीज करा सकता है लेकिन वही अप्रूवल्स के साथ। लेकिन पे इंटरेस्ट ऑन दिस डिपॉजिट, इंटरेस्ट देगा लाइक सेविंग अकाउंट, जितना नॉर्मल सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट है। यहाँ पे करंट और सेविंग अकाउंट दोनों ऑपरेट हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। पेमेंट बैंक कैन इशू सर्विसेज लाइक एटीएम कार्ड, ये सब भी दे सकता है वो लोग, कोई दिक्कत नहीं है। और दिस बैंक कैन नॉट ग्रांट लोन और इशू क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड नहीं दे सकता, एटीएम कार्ड दे सकता है, मतलब डेबिट कार्ड दे सकता है, क्रेडिट कार्ड नहीं दे पाएगा और लोन नहीं दे पाएगा। तो ये एक ही क्वेश्चन तुमको पेमेंट बैंक के बारे में सब कुछ करवा दिया। अच्छा क्वेश्चन था। पेमेंट बैंक का न्यू मॉडल, ये नया मॉडल है, कंसेप्चुलाइज्ड बाय द आरबीआई, डिस्क्राइब द की इश्यूज विच रिक्वायर कंप्लायंस बाय एन एप्लीकेंट कंपनी। तो यहाँ पे फिर वही ज्ञान पूछा है, पेमेंट बैंक एक नया मॉडल है तो आरबीआई का क्या क्या गाइडलाइंस है। तो द मेन ऑब्जेक्टिव क्या पेमेंट बैंक लाने का, कि फाइनेंशियल सर्विस में पेमेंट सिस्टम को ठीक करना, स्मॉल बिजनेस के लिए, लो इनकम हाउस होल्ड के लिए। बैंक जाना हर बार पॉसिबल नहीं है, तो तुम्हारे अगल बगल में ये सब हो तो फायदामंद देता है। लेबर वर्कर लोग के लिए बढ़िया है, ये टेक्नोलॉजी ड्रिवन है पूरा। तो इसके लिए क्या हाईलाइट्स बोला, तो पहले बोला टाइप ऑफ कंपनी कैसा होगा, पब्लिक लिमिटेड कंपनी होगा, ठीक है। पेमेंट बैंक, द बैंक मस्ट यूज द टर्म पेमेंट बैंक, अपने नाम के आगे वो लोग पेमेंट बैंक पक्का लगाएगा ताकि वो लोग का अलग, बाकी बैंकों से उनका नाम अलग नजर आए। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के हिसाब से लाइसेंस लेना ही पड़ेगा। फिर वही ज्ञान दे दिया, ऊपर वाला क्वेश्चन को पूरा रिपीट टेलीकास्ट कर दिया। मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट 100 करोड़, और पहला 5 साल तक प्रोमोटर का होल्डिंग मिनिमम 40% रहना ही चाहिए। हाँ, यहाँ ये नया पॉइंट ये ले आया, फॉरेन शेयर होल्डिंग हो सकता है, यस विल बी अलाउड एज पर द रूल ऑफ एफडीआई, ये अलाउड होगा। वोटिंग राइट वाला बात पहले ऊपर बोल दिया था, 10% का कैप है, उसको बढ़ा के कौन कर सकता है, 26% तक आरबीआई, और एक शेयर होल्डर का होल्डिंग 5% से ऊपर जब भी जाएगा तो आरबीआई से अप्रूवल लेना पड़ेगा। ये नया पॉइंट मिला बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का, द मेजोरिटी ऑफ बैंक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शुड बी कंसिस्ट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, मेजोरिटी हमेशा इंडिपेंडेंट का होना चाहिए। ये नया पॉइंट मिला, तो 2 नया पॉइंट मिला यहाँ पे। डिपॉजिट्स, तो इनिशियली इसका डिपॉजिट होगा 1 आदमी से 1 लाख पर कस्टमर, बाद में उसको आरबीआई के अप्रूवल से बढ़ाया जा सकता है। स्टार्टिंग में 1 लाख पर पर्सन से ज्यादा डिपॉजिट नहीं ले सकते तुम। ये लोग लोन नहीं दे सकते, ये भी ऊपर पड़ चुके। 25% ब्रांच मस्ट बी अनबैंक्ड रूरल एरिया, ये नया पॉइंट मिला ब्रांचेस के बारे में, कि 25% से ज्यादा ब्रांचेस इसका रूरल एरिया में होना चाहिए, नहीं हो सकता, होना चाहिए, मस्ट बी अनबैंक्ड रूरल एरिया, जहां पे बैंकिंग नहीं है वहां पे खोलो ये सब ज्यादा। अरे जहां बैंक है वहां इनका और क्या रिक्वायरमेंट है लाइफ में। हाँ तो ऊपर वाला आंसर में ये 3 बातें और जोड़ दो तो तुम्हारा पूरा आंसर ही रेडी हो गया। नेक्स्ट टॉपिक दिया मुद्रा बैंक, डिफाइन टर्म द मुद्रा बैंक,
और इसी में पूछा रमन वांट टू स्टार्ट द बिजनेस ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल वेंडर, ही सीक्स योर एडवाइस टू द क्राइटेरिया बिजनेस कैटेगरी विद द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लोन अलाउड एंड एलिजिबल फॉर ऑब्टेनिंग लोन अंडर द स्कीम ऑफ प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। तो एक आदमी है वो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का बिजनेस खोलना चाहता है, बोल रहा है कहाँ से हमको मैक्सिमम लोन मिल पाएगा और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना क्या है उसको समझाओ। मतलब सिंपल बात बोला, मुद्रा योजना समझाओ। तो माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी बैंक, देखो मुद्रा का फुल फॉर्म क्या है, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंसिंग एजेंसी बैंक। तो छोटे छोटे बिजनेस के डेवलपमेंट के लिए जो रीफाइनेंस एजेंसी खुला हुआ वही है मुद्रा बैंक। ये एक पब्लिक सेक्टर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, यहाँ पे लो रेट ऑफ माइक्रो फाइनेंस मिलता है, छोटा छोटा लोन मिलता है। देखो ऊपर नाम से समझ में आया था फ्रूट वेजिटेबल का बिजनेस करना चाहता है, समझ में आ रहा है, छोटा छोटा व्यापारियों को लोन देने का बात हो रहा है यहाँ पे, अनस्ट्रक्चर्ड छोटा छोटा बिजनेस। ये पहली बार लॉन्च हुआ था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी द्वारा 8 अप्रैल 2015 को। ये तुमको स्मॉल सर्विस एंटरप्राइज जो है इनको ये लोग लोन देता है। ये अबाउट 5.77 करोड़ स्मॉल बिजनेस हैव बीन आइडेंटिफाइड। इंडिया में टोटल 5.5 करोड़ ऐसा स्मॉल बिजनेस है जो एनएसएसओ एक सर्वे एजेंसी है वो आइडेंटिफाई करके गवर्नमेंट को बताया। अब वो लोग ये भी बताया कि इसमें से खाली 4% को ही लोन मिल पाता है, बाकियों को लोन मिलता ही नहीं है ना। तो गवर्नमेंट को समझ में आया कि ये तो बहुत दिक्कत है। ठीक, तो गवर्नमेंट क्या लेकर आया स्कीम, गवर्नमेंट बोला हम लोग लोन देंगे इनको। तो इंडिया में 5.5 करोड़ स्मॉल बिजनेसमैन हैं, जिसमें से केवल 4% को लोन मिल पाता, बाकियों को लोन ही नहीं मिलता। तो गवर्नमेंट एक स्कीम लेकर आया मुद्रा, जिसमें बोला शिशु किशोर तरुण 3 कैटेगरी में बांटा। अगर तुम शिशु कैटेगरी में हो तो तुमको अप टू 50,000 तक का लोन मिलेगा। तुम किशोर कैटेगरी में हो, यहाँ एज वाइज बात नहीं हो रहा है, शिशु मतलब छोटा बच्चा नहीं, बिजनेस को शिशु किशोर और तरुण बोला, छोटा बिजनेस, थोड़ा बड़ा बिजनेस, थोड़ा बड़ा बिजनेस पढ़ते थे ना, माइक्रो स्मॉल और मीडियम, जो उसका बात कर रहा है। शिशु मतलब एकदम छोटा बिजनेस, किशोर मतलब अप टू 5 लाख का लोन देगा, और थोड़ा बड़ा बिजनेस होगा तो अप टू 10 लाख तक का लोन देगा। ठीक है ना। ये स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, शॉपकीपर है, फ्रूट वेजिटेबल वाले, आर्टिस्ट लोग है, ये लोग को लोन मिलता है। ये सब में तुमको मिनिमम 18 साल का होना पड़ेगा लोन लेने के लिए। इसीलिए हम बोला था वो शिशु किशोर तरुण मतलब बच्चा छोटा बूढ़ा उनका बात नहीं कर रहा, वो बिजनेस का कैटेगरी बता रहे। तो तुम 18 साल के ऊपर हो तो तुम ये लोन ले सकते हो, कमर्शियल पर्पज या बिजनेस पर्पज के लिए, पर्सनल पर्पज के लिए नहीं, घर में शादी है वो सब के लिए नहीं। ज्यादा पैसे से तुम व्हीकल ले सकते हो, क्योंकि लोगों बोलते हैं ना बिजनेस करने के लिए छोटा मोटा गाड़ी भी चाहिए हमको, वो ले पाओगे। ठीक है, तो यस तरुण को तुम अब एडवाइस कर दो कि हाँ तुम मुद्रा लोन ले पाओगे, और तुम्हारा बिजनेस का कैटेगरी अब तुमको देखना पड़ेगा तुम किस कैटेगरी में फॉल करते हो, उस हिसाब से अप्लाई करोगे तो शिशु किशोर या तरुण 50,000, 5 लाख या 10 लाख तक का तुमको लोन मिल सकते हैं। तरुण हुए जस्ट कंप्लीटेड MBA डिग्री, वांट टू स्टार्ट बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग किचन अप्लायंसेस, किचन अप्लायंसेस बनाना चाहता है। ब्रीफ हिम प्रोसीड्यूर टू अवेल लोन अंडर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। सेम ज्ञान देना उसको कि वो तीनों में से कोई एक कैटेगरी में लोन ले सकता है। तुमको नियरेस्ट पब्लिक सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर बैंक में जाना पड़ेगा, दोनों देता है, ये भी सुन लेना, खाली पब्लिक सेक्टर बैंक नहीं देता ये लोन। ये मुद्रा स्कीम गवर्नमेंट प्राइवेट को भी बोल के रखा है कि तुम लोग दो, बाद में तुम लोग हमसे ले लेना ये पैसा। तो गवर्नमेंट ये वाला स्कीम ला के रखा है। तुमको अपना आइडेंटिटी प्रूफ देना पड़ेगा, मतलब ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID, पैन कार्ड जो भी, आधार कार्ड जो भी है तुम्हारा, प्रूफ ऑफ रेसिडेंस देना पड़ेगा, तुमको अपना रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ देना पड़ेगा, तुमको बताना पड़ेगा कि तुम उस पैसे से कौन सा मशीन लेना चाहते हो या अदर आइटम लेना चाहते हो, डिटेल बताना पड़ेगा, किस सप्लायर से खरीदोगे वो मशीन या वो आइटम्स वो भी बताना पड़ेगा, तुम्हारा बिजनेस का एड्रेस प्रूफ वगैरह देना पड़ेगा, और तुम किस कैटेगरी को बिलोंग करते हो, ST, SC, OBC, माइनॉरिटी या जनरल। जैसे ही जाके तुम वहां बोलोगे हम जनरल कैटेगरी है, लोन ही नहीं देता है लोग, नालायक लोग। हाँ, हमारे यहाँ तो यही तो पंगा शुरू होता है पहले। वही तो सर, मुद्रा बैंक कोई सेपरेट बैंक नहीं। अब लोग कंफ्यूज क्या होते हैं, पता है, नाम है मुद्रा बैंक तो लोगों को लगता है अलग बैंक होगा कुछ। अरे नहीं रे बाबा, ये SBI, एक्सिस, एचडीएफसी कोई भी हो सकता है। बोला ना प्राइवेट पब्लिक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, गवर्नमेंट सेक्टर बैंक दोनों हो सकता है।
उस स्कीम में जो लोग भी रजिस्टर करा के रखा है गवर्नमेंट से, उनसे तुमने लोन ले सकते। तुमको उस बैंक में जाकर पता पड़ेगा तुम मुद्रा लोन स्कीम में एडेड हो कि नहीं। वो बैंक बोलेगा हम लोग देते हैं मुद्रा लोन, तो तुम वहां से अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। हाँ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मुद्रा कार्ड? तो ये मुद्रा लोन अकाउंट के अगेंस्ट में तुमको एक कार्ड दिया जाएगा, डेबिट कार्ड है ये, क्रेडिट कार्ड नहीं है ये। तुम इस मुद्रा कार्ड के थ्रू कहीं से भी मल्टीपल ड्रॉवल ऑफ क्रेडिट पेमेंट वगैरह कर सकते हो, वर्किंग कैपिटल के लिए पैसा निकाल सकते हो। क्योंकि बहुत लोग क्या बोलते हैं, लोन लेके पूरा घर नहीं जाएंगे, वहां बैंक अकाउंट खोल के रख देंगे, तो कहीं पर भी उस कार्ड को फिर यूज कर पाए, तो ये फालतू टॉपिक था। अब नेक्स्ट आता है इंडिया का सबसे फेमस आइटम, चिट फंड, जिसको लोग बाद में CHEAT चीट फंड बना दिया। गवर्नमेंट तो चिट फंड ही खोला था, हम लोग उसको चीट फंड बना दिया। हाँ तो चिट फंड कंपनी इन इंडिया गवर्न बाय वेरियस स्टेट और सेंट्रल लॉ। चिट फंड कंपनी स्टेट और सेंट्रल लॉ के अंडर में आती है, मतलब दोनों में फॉल करती है। बहुत सारा चिट फंड स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में, कुछ सेंट्रल में। तुमको रजिस्टर करना पड़ेगा अपने आप को। तुम उसमें तुम पार्टनरशिप फर्म के रूप में भी खोल सकते हो, कोऑपरेटिव सोसाइटी के रूप में भी खोल सकते हो, या अलग से भी उसका कैटेगरी है चिट्स, उसमें भी खोल सकते हो। तो हमारे ऊपर कौन कौन सा लॉ एप्लीकेबल होगा? चिट फंड एक्ट एप्लीकेबल होगा, तमिलनाडु चिट फंड एक्ट एप्लीकेबल है, बहुत सारे। कर्नाटका का अलग है, दिल्ली का अलग है, महाराष्ट्र का अलग है, वेस्ट बंगाल का अलग है, मतलब अलग अलग एक्ट है। वो सारे लॉ में तुम जिसके अंदर खोलोगे तुम्हारे ऊपर वही लॉ एप्लीकेबल हो जाएगा। ज्यादातर चिट फंड स्टेट बेस्ड है, सेंट्रल बेस्ड नहीं है। ठीक है। ओके RBI is the regulatory of bank and NBFC, but it does not control the chit fund business. RBI NBFC का हेड है, बैंकिंग का हेड है, लेकिन वो चिट फंड को कंट्रोल नहीं करता। फिर भी वो चिट फंड को बस खाली RBI एक्ट में ये अलाउ करके रखा है कि तुम लोग लोन ले सकते हो, डिपॉजिट लोन दे सकते हो, डिपॉजिट ले सकते हो। ठीक है, ये अलाउड है, लेकिन ये RBI एक्ट में फॉल नहीं करता। मतलब RBI इसका रेगुलेटरी बॉडी नहीं है, इसीलिए घोटाला बहुत जल्दी हो जाता है सब। इनका मेन रेगुलेटरी बॉडी वहां का स्टेट गवर्नमेंट है, और वो लोग पैसा खा के करवा देते हैं घोटाला। हालांकि इस पे सेबी का कंट्रोल है, लेकिन प्रॉब्लम क्या पता है, सेबी RBI सब इन्वॉल्व भी है, लेकिन डायरेक्टली कोई इन्वॉल्व भी नहीं। फिर भी यहाँ पे सेबी का सबसे ज्यादा रूल चलता है। ये समझने लायक टॉपिक था। ठीक है, मतलब RBI कंट्रोल नहीं, सेबी कंट्रोल नहीं। What are the restriction imposed by RBI of India in chit fund business? देखो RBI का कंट्रोल भी नहीं है, लेकिन RBI पे बहुत सारा रिस्ट्रिक्शन भी लगा के रखा है, क्योंकि अल्टीमेटली पैसा इन्वॉल्व है ना, इसलिए RBI घूम फिर के आ ही जाते हैं। तो चिट फंड बिजनेस कैन बी कंडक्टेड ओनली बाय रजिस्टर्ड कंपनी, मतलब तुमको उस एक्ट में पहले रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। रनिंग ऑफ चिट फंड बिजनेस बाय फैमिली एंड पार्टनरशिप फर्म आर रिस्ट्रिक्टेड। तुम फैमिली बिजनेस नहीं बना सकते, पार्टनरशिप ऊपर तो बोला फर्म खोल सकते हो। क्या आदमी लोग बता, रजिस्टर्ड विद रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स बोला है, मेरे को लग रहा है ना ये उसमें बोल रहा है फिर। अच्छा, LLP खोल पाओगे, LLP। LLP, अच्छा अच्छा। लेकिन नॉर्मल पार्टनरशिप फर्म नहीं खोल पाओगे। अच्छा ठीक है। चिट कंपनी मस्ट बी रजिस्टर्ड विद ROC ऑफ चिट कंपनी, अलग से एक चिट कंपनी का भी ROC है, तुमको वहां भी रजिस्टर करना पड़ेगा। Maximum discount that we taken a bid was restricted to 30% of the total chit amount. The same has been enhanced to 40% in case of chit fund of 1 lakh. Not more than 40,000 can be bid amount. तो मतलब एक बार में 40,000 के ऊपर का बिडिंग अमाउंट नहीं होगा। ठीक है, पहले वो 30% का रूल था, यानी 30,000, अब उसको बढ़ा के कितना कर दिया है, 40%। यानी अगर 1 लाख का चिट फंड है तो 40%, तो 40% कितना होता है, 40,000। उससे ज्यादा का चिट फंड में बिडिंग नहीं कर पाओगे। तुमको हर कहां से पैसा लियो, RBI को पूरा डिटेल देना पड़ेगा। तो देखो RBI इन्वॉल्व नहीं भी है, लेकिन इन्वॉल्व हो भी गया। ठीक है ना, कोई भी आदमी चिट फंड में पैसा लगाएगा ना, उसको 1 महीना तक तो पैसा लगा के रखना पड़ेगा, वो 1 महीना तक विड्रॉ नहीं कर सकता। ओके, ये भी रूल है, खत्म ही हो गया है बाबा। जैसा तो बोला थोड़ा सा चैप्टर था ये, लास्ट टाइम में अपने ध्यान, अच्छा लास्ट डे तो अब क्या करें। ओके सर। वेरियस इनिशियल रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंस,
क्या क्या चीज इंडिया में बहुत सारा लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। तो जैसे यहाँ पे सबसे पहले ज्ञान दिया पैन नंबर के बारे में। तो रसिक एक साइंस ग्रेजुएट स्टूडेंट है, वो अभी अभी अपना पैन नंबर लिया फ्रॉम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बाय सबमिटिंग द नेसेसरी इन्फॉर्मेशन। ही इज नॉट अवेयर व्हाट पर्पस पैन इज यूज्ड। सिंपल बात बोला, पैन का यूज और बेनिफिट बताओ। तो पैन आईटी फाइलिंग में काम आता है, पैन बैंक अकाउंट खोलने में काम आता है, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड इशू करवाओगे तो पैन काम आएगा। 5 लाख तक का अगर ज्वेलरी खरीदते हो या उससे ज्यादा का ज्वेलरी खरीदते हो तो उसके लिए पैन नंबर लगाना ही पड़ता है। कहीं भी इन्वेस्टमेंट करते हो 50,000 से ज्यादा का तो पैन नंबर भरना ही पड़ेगा वहां पे, पैन का डिटेल। बैंक में 50,000 के ऊपर जमा करते हो तो भी पैन नंबर भरना पड़ता है। तुम कहीं पे भी इसको आइडेंटिटी प्रूफ के रूप में यूज कर सकते हो। डॉलर पाउंड का लेन देन करोगे वहां पैन देना ही पड़ेगा। प्रॉपर्टी खरीदोगे वहां पैन देना ही पड़ेगा, कितने भी दाम का खरीदो। लोन वगैरह लोगे पैन नंबर देना ही पड़ेगा। कहीं पे एफडी करोगे पैन नंबर देना ही पड़ेगा अगर 50,000 से ऊपर का एफडी है। बैंक पे, ये तो हम बोल ही दिया था, बैंक में 50,000 रुपये कैश जमा करो तो भी पैन नंबर देना पड़ेगा। ठीक है। एनी बिजनेस एंटिटी डूइंग बिजनेस इन इंडिया रिक्वायर्स अ पैन। कोई भी अगर इंडिया में बिजनेस कर रहा है क्या उसको पैन नंबर लेना पड़ेगा। एंड वेदर इट इज रजिस्टर्ड इन इंडिया और नॉट, चाहे वो इंडिया में बिजनेस रजिस्टर्ड हो या नहीं। तो पहले बोला पैन है क्या, तो पैन एक 10 डिजिट का यूनिक कोड है जो सारा बिजनेस एंटिटी को इशू होता है, इंडिविजुअल्स को भी इशू होता है। ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट देता है, इसे पहले ज्ञान दिया। अब यहां बोला हु इज रिक्वायर्ड टू होल्ड अ पैन कार्ड। अ कॉर्पोरेट बॉडी डूइंग अ बिजनेस इन इंडिया रिक्वायर्स अ पैन कार्ड वेदर इट इज रजिस्टर्ड इन इंडिया और अब्रॉड। अगर कोई कंपनी बिजनेस है तो उसको इंडिया में बिजनेस करो या बाहर बिजनेस करो पैन लेना पड़ेगा। हाँ। सिमिलरली तुम इंडिविजुअल हो तो तुम्हारा ही पैन नंबर बिजनेस का पैन नंबर हो जाएगा। तुम सोल प्रोप्राइटर बिजनेस कर रहे हो, लेकिन तुम अगर पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी, सोसाइटी, पॉलिटिकल पार्टी कुछ भी अलग खोलते हो उसका अलग पैन नंबर होगा, तुम्हारा पैन नंबर वहां काम नहीं आएगा। कंपनी का अलग पैन नंबर होगा, पार्टनरशिप फर्म का अलग पैन नंबर होगा, एलएलपी का अलग पैन नंबर होगा, पॉलिटिकल पार्टी, कोई चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ये सब खोलते हो उनका अलग पैन नंबर होगा। लेकिन अगर तुम सोल प्रोप्राइटर बिजनेस खोलते हो तो तुम्हारा पैन नंबर बिजनेस का पैन नंबर हो जाएगा। एचयूएफ का भी अलग पैन नंबर होता है। ठीक है। तो ऊपर बोला था चाहे वो इंडिया में बिजनेस करे या अब्रॉड कंपनी हो, इंडिया में बिजनेस करे तो भी पैन नंबर लेना पड़ेगा इंडिया में उसको। तो इट इज रिक्वायर्ड फॉर एनीबडी हु इज इन्वॉल्व इन जनरेटिंग मनी इन इंडिया और आउट ऑफ इंडिया। लेकिन इंडिया में उसका कोई लेन देन हो रहा है उसको पैन नंबर लेना पड़ेगा। तो सबका अलग अलग पैन नंबर होता है, हम बता दिया था। ये लिस्ट पढ़ने का ऐसा कुछ खास नहीं। नेक्स्ट बोला टीडीएस, टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर, टैन नंबर। ऐसा कोई भी बिजनेस एंटिटी है जो किसी का टीडीएस काट रहा है, तुम अगर टीडीएस काट रहे हो किसी का तो तुमको टैन नंबर लेना पड़ेगा पैन के अलावा। लेकिन जिसका टीडीएस कट रहा है उसको टैन नंबर जरूरी नहीं, उसका पैन नंबर से काम हो जाएगा। मतलब तुम अगर मेरा टीडीएस काटे हो तो तुम्हारा टैन नंबर होना चाहिए। पैन नंबर तो हो गए तुम्हारा, विदाउट पैन नंबर टैन नंबर ले ही नहीं पाओगे। तो तुम्हारा टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर तो होना ही पड़ेगा। ठीक है। मेरा तुम पैन नंबर भर दोगे वहां पे, जब मेरा टैक्स काटोगे ना तो जब गवर्नमेंट को डिटेल बताओगे, तुम जब अपना टैन का रिटर्न फाइल करोगे, टीडीएस का रिटर्न, वहां तुम बता दोगे कि तुम किसका टीडीएस काटे हो। तो उस बंदे का जिसका तुम टीडीएस काटे हो उसका पैन नंबर क्या है वो बताने से काम हो जाएगा। तो जो टीडीएस काटता है उसको टैन नंबर होना जरूरी है। ठीक है। हाँ। देख, टैक्स कलेक्शन अकाउंट नंबर है ये, टैक्स कलेक्शन अकाउंट नंबर, इसका नाम ही इसीलिए वही है। ठीक है ना, जो कलेक्ट कर रहा है टैक्स। ये 10 डिजिट एक अल्फा न्यूमेरिक कोड है, मतलब इसमें अल्फाबेट भी है, नंबर भी है, और ये इशू करता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ही। पहला 4 डिजिट जो है ना 10 का वो अल्फाबेट होगा, नेक्स्ट 5 डिजिट जो है वो 10 नंबर होगा, एंड लास्ट डिजिट फिर एक अल्फाबेट होगा। पहला 3 अल्फाबेट जो है ना 10 नंबर में वो तुम्हारा एरिया बताते, तुम किस एरिया में आते हो। 4th अल्फाबेट इज द इनिशियल ऑफ द नेम ऑफ द 10 होल्डर। तुम्हारा अगर मान लो बिजनेस का नाम है देवराज एंटरप्राइज तो डी होगा वो 4th डिजिट, डी, देवराज का डी।
हम्म जैसे यहाँ पे देखो एग्जांपल दिया, महेश ऑफ दिल्ली। तो एक आदमी है, दिल्ली का एक पार्टी है महेश, जिसका बिजनेस है और वो 10 नंबर मांगा गवर्नमेंट से। तो उसका देखो पहला 3 हाँ। डिजिट क्या होगा, DEL, यानी जुडिक्शन कोड दिल्ली। उसके बाद एक अल्फाबेट है M, क्योंकि वो मिस्टर महेश है, महेश एंटरप्राइजेस उसका नाम होगा, तो M। अगला 5 डिजिट होगा कुछ, और लास्ट में फिर एक अल्फाबेट होगा। ठीक है, तो ये हो गया। वो अल्फाबेट कोई का कॉमन होगा, मतलब वो कुछ भी हो सकता है, वो गवर्नमेंट की तरफ से। तो ये हो गया 10 नंबर। ये फालतू टाइम पास था। अब आता है हु इज रिक्वायर्ड टू अप्लाई फॉर 10। एवरी पर्सन डिडक्टिंग और कलेक्टिंग टैक्स। कोई आदमी जो टैक्स किसी का काट रहा है, उसको 10 नंबर अप्लाई करना पड़ेगा। कहाँ कहाँ 10 नंबर भरेंगे, तो TDS का रिटर्न के फाइलिंग में, TCS का रिटर्न के फाइलिंग में, अदर कोई भी डॉक्यूमेंट जब वो TDS डिपार्टमेंट को फाइल कर रहा होगा, TDS का चालान। अब मेरा टैक्स काटा है तो गवर्नमेंट को जमा भी तो करेगा तुम, हाँ। है ना। तो ये रिटर्न फाइलिंग यानी गवर्नमेंट को डिटेल जमा करना कि किसका किसका काटे, और चालान मतलब वो अमाउंट जमा करना जो काटे हो। ये दोनों ही केस में 10 नंबर भरना पड़ेगा। TDS का सर्टिफिकेट दोगे किसी को, उसमें 10 नंबर भरना पड़ेगा, और अदर भी कोई डॉक्यूमेंट्स होते हैं वहां पर भी। अगर 10 नंबर नहीं कोट करते हो तो क्या होगा, पेनल्टी है। कितने रुपए का, 10,000 रुपए तक का। गवर्नमेंट डिडक्ट 10 नंबर, गवर्नमेंट डिडक्टर आर ऑल्सो अलाउबल टू ऑब्टेन 10। गवर्नमेंट भी तुम्हारा कोई पैसा काट रहा है ना, हाँ। TDS के नाम पे, तो गवर्नमेंट का भी अपना अलग 10 नंबर होगा। मतलब हर स्टेट गवर्नमेंट का भी एक 10 नंबर हो सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी एक 10 नंबर हो सकता है, म्युनिसिपैलिटी का भी एक 10 नंबर हो सकता है। तुम 10 की जगह पेन यूज कर सकते हो, नहीं, ये अलाउड नहीं है कि बस 10 नंबर नहीं है मेरा तो हम पेन नंबर से काम चला रहे। 10 लेना ही पड़ेगा पेन के अलावा। लेकिन जिसका पैसा कट रहा है उसका पेन नंबर भर सकते हो, उसके बाद 10 नंबर होना जरूरी नहीं है। तुम्हारे पास एक से ज्यादा 10 नंबर नहीं होगा, ऑब्वियस बात है। एक आदमी को एक ही 10 नंबर अलाउड होगा। चेंजेस इन बेसिक डेटा कम्युनिकेटेड एट द टाइम ऑफ मेकिंग द एप्लीकेंट। तुम अगर 10 नंबर भर रहे हो और उसके बाद में तुम्हारा तुम जो डिटेल भरे हो वो चेंज हो रहा है, तो तुमको दोबारा डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, वो लोग वहां पे चेंज कर लेंगे। इसका वेबसाइट है TIN NHDL। ओके सर। अगला रजिस्ट्रेशन इंडिया में जो सबको लेना पड़ता है, देखो अपने पढ़ रहे हैं बिजनेस करने वाले को क्या क्या रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। तो पैन नंबर लेना पड़ेगा, 10 नंबर लेना पड़ेगा। इसके अलावा GST। तो GST किसको किसको लेना है, जिसका सर्विस का बिजनेस है। मेरा बात ठीक से सुनना। जिसका सर्विस का बिजनेस है उसके लिए अमाउंट है, अगर उसका टर्नओवर कुछ स्टेट है जहां पे उसका टर्नओवर 10 लाख से अगर ज्यादा है तो उसको GST नंबर लेना ही पड़ेगा। 10 लाख से ज्यादा, कुछ बाकी सब स्टेट में 20 लाख से ज्यादा। वो कुछ स्टेट क्या है, त्रिपुरा, वो नॉर्थ ईस्ट का कुछ स्टेट का बात हो रहा है। ठीक है, हाँ सर। और गुड्स के केस में यही अमाउंट 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख है। सर्विस के केस में 10 लाख और 20 लाख है। कुछ स्टेट में 10 लाख, कुछ 4-5 स्टेट जो है, बाकी सब स्टेट में 20 लाख। लेकिन गुड्स के केस में यहां जहां 10 लाख है यहां पे वही 10 लाख है। लेकिन गुड्स के केस में और बाकी स्टेट जो सब जगह 20 लाख था ना सर्विस के केस में, हाँ, वहां पे कुछ कैटेगरी 20 लाख का भी है, कुछ कैटेगरी 40 लाख का भी है। वो स्टेट वाइज है। तो जो भी आदमी इस लिमिट को क्रॉस कर रहा है टर्नओवर का, 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख, उसको GST नंबर लेना ही पड़ेगा। ठीक है, हाँ सर। अब यहां उल्टा पढ़ाया किसको किसको GST नंबर नहीं लेना है। जो भी GST काटने के लायबिलिटी में नहीं है, मतलब उसका लिमिट 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख से कम है, उसको नहीं लेना है। या फिर वो इन लिमिट से ऊपर सेल करता है, लेकिन उसको ऐसा आइटम का बिजनेस करता है जिसपे GST एप्लीकेबल ही नहीं है, होली। मान लो हम खुला चावल बेचते हैं, खुला चावल में इंडिया में GST नहीं है। हाँ, हम रोड साइड पे वेजिटेबल का ठेला लगाते हैं, तो सर उस केस में आप पे GST एप्लीकेबल ही नहीं हो पाएगा। तो आपको भले ही आप लिमिट क्रॉस कर रहे हो सेल का,
लेकिन आपको जीएसटी नहीं लेना। एग्रीकल्चरिस्ट को जीएसटी नहीं लेना, जो लोग एग्रीकल्चर का बिजनेस करते हैं। अब कुछ अदर कैटेगरी है जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई करके रखा है, सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करके रखा है, उनको भी नहीं लेना। तो 4 लोगों को नहीं लेना है। जिनका टर्नओवर ये लिमिट क्रॉस नहीं कर रहा है उनको नहीं लेना है। जिनका टर्नओवर ये लिमिट क्रॉस कर रहा है बट उनका पूरा गुड्स ही एग्जम्प्टेड है जीएसटी से। हाँ अच्छा देवराज, एक मजेदार पॉइंट है। मान लो मेरे ऊपर 40 लाख, मेरा स्टेट में 40 लाख का रूल है गुड्स के लिए। बंगाल का एग्जाम्पल लेते, बंगाल में 40 लाख का रूल है गुड्स के लिए। देवराज, हम 35 लाख का वो आइटम बेचते हैं जो टैक्सेबल है, लेकिन 12 लाख का वो आइटम बेचते हैं जो नॉट टैक्सेबल है, मतलब एग्जम्प्टेड है। हाँ क्या मेरे को जीएसटी लेना पड़ेगा? जीएसटी नंबर 40 लाख का 12 लाख का तो बेचते हो हिसाब से। तो तुम बोलोगे सर आप जो आइटम बेच रहे हैं जिसपे टैक्स लगता है वो तो 35 लाख का ही है, तो वो तो 40 लाख के नीचे है। हाँ तो आपको जीएसटी नहीं लेना पड़ेगा। तुम्हारा टोटल टर्नओवर का लिमिट है ये। भले ही देखो, अगर तुम पूरी वही आइटम बेचते हो जिसपे जीएसटी है ही नहीं, कंप्लीटली, यहाँ वर्ड है होली, हाँ तो फिर तो मत लो। लेकिन तुम कुछ आइटम बेचते हो जिसपे जीएसटी नहीं है, कुछ आइटम बेचते हो जिसपे जीएसटी है, लेकिन दोनों का सेल 40 लाख पार कर रहे हो तो लेना पड़ेगा। मतलब लिमिट के अंदर हो तो लेना ही नहीं है, लिमिट के बाहर हो तुम्हारा टोटल सेल तो लेना पड़ेगा। हाँ, लेकिन लिमिट के बाहर हो तुम्हारा टोटल सेल, लेकिन वो पूरी वही आइटम है जिसपे टैक्स नहीं है कंप्लीटली, तो फिर मत लो। ठीक है। अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस रजिस्ट्रेशन ऑफ टैक्सेबल पर्सन कैन बी कैंसिल्ड? कब कब जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा? तुम वो बिजनेस ही बंद कर दो, तुम्हारा बिजनेस का कॉन्स्टिट्यूशन बदल गया, तुम पहले पार्टनरशिप थे अब कंपनी में कन्वर्ट कर रहे हो, पुराना वाला नंबर कैंसिल हो जाएगा। या तुम अब रजिस्ट्रेशन के लिमिट से वापस नीचे आ गए हो, तुम्हारा सेल हो रहा था 40 लाख का, तुम रजिस्ट्रेशन ले लिए थे, अब तुम्हारा सेल ही हो रहा है वापस 15 लाख 20 लाख का, तो रजिस्ट्रेशन सरेंडर कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बात सुन लो देवराज, अगर तुम जीएसटी दायरे में आ चुके हो और जीएसटी नंबर कंटिन्यू भी कर रहे हो और तुम्हारा सेल अब मान लो 40 लाख के नीचे है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम जीएसटी काटोगे नहीं या जीएसटी का रूल फॉलो नहीं करोगे। तुम अगर जीएसटी के रूल में आ गए हो, आप रजिस्ट्रेशन ले लियो, तो जीएसटी तो भरने छोड़े नहीं हो, तो अब भले ही तुम्हारा टर्नओवर उस लिमिट से नीचे है, बट तुमको जीएसटी का सारा नियम फॉलो करना पड़ेगा। जीएसटी काटना, जीएसटी जमा करना, रिटर्न फाइल करना, सब कुछ करना पड़ेगा। हाँ सर। या तुम गवर्नमेंट का कोई रूल तोड़ रहे हो तो तुम्हारा रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हो जाएगा। तुम जीएसटी का कोई रूल तोड़ रहे हो, तुम रिटर्न फाइल नहीं कर रहे हो लगातार 3 महीने से, ठीक है, तो तुम्हारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। ये उतना काम का क्वेश्चन नहीं था, लेने वाला बात काम का है, छोड़ने वाला नहीं। ठीक है, फिर से वही क्वेश्चन आ गया, किसको किसको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है? तो जिसका इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई है, इंटर स्टेट टैक्सेबल मतलब तुम लिमिट के पार कर रहे हो, ये वाला मत बोला, कैजुअल टैक्सेबल मस्त पॉइंट है। मान लो हम जीएसटी, मान लो मेरा, अच्छा एक बात पता है तुमको, हर स्टेट का अलग अलग जीएसटी रजिस्ट्रेशन है। मतलब अगर हम कलकत्ता से भी माल बेचते हैं, हम दिल्ली से भी माल बेचते हैं, हम पंजाब से भी माल बेचते हैं, मेरे को 3 जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। जीएसटी रजिस्ट्रेशन स्टेट वाइज है। जहां से हम सेल कर रहे हैं, जहां से हम खरीद रहे हैं, उससे मतलब नहीं है हमको। हम बेच रहे हैं खाली दिल्ली से बैठ के ही है, बट हम खरीदता बंगाल से भी है, पंजाब से भी है, महाराष्ट्र से भी है, डजंट मैटर। बट मेरा बेचने का एक प्लेस दिल्ली भी है, बेचने का एक प्लेस तमिलनाडु है, बेचने का एक प्लेस पंजाब भी है, तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ठीक है। हाँ सर। अब एक मजेदार पॉइंट है, मान लो मेरा वेस्ट बंगाल से सेल है, ठीक है, हम जीएसटी नंबर ले लिया। हाँ सर। मेरा एक बार के लिए तमिलनाडु में सेल हुआ, तमिलनाडु से माल बेचा हम खाली एक बार के लिए, मान लो वहां पे कोई एग्जीबिशन लगा, वहां पे गया,
और हम तमिलनाडु से माल भेज दिया, और हमको बताइए एग्जीबिशन 20 दिन चलेगा, बस खाली 20 दिन के लिए वहां से माल बेचेगा, उसके बाद हम वापस आ जाएगा। तो हम हमेशा के लिए तो तमिलनाडु में रजिस्ट्रेशन नहीं ले लेगा ना, करेगा क्या? नहीं। तो हम बोल सकते हैं हम कैजुअल टैक्सेबल है, हमको एक बार के लिए 20 दिन का रजिस्ट्रेशन दो, फिर हम बता के गवर्नमेंट को बता के करना पड़ेगा कि हम कैजुअल टैक्सेबल में रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हैं, तो उसको भी लेना पड़ेगा एक बार के लिए। हमारे ऊपर आरसीएम एप्लीकेबल है। आरसीएम क्या होता है सर? होता क्या है, जीएसटी कौन भरता है? सेलर। वो बायर से कलेक्ट करके जमा सेलर करता है ना, यानी जीएसटी जमा करने का ड्यूटी सप्लायर के ऊपर है ना? हाँ सर। लेकिन ये रूल नॉर्मल है। कुछ कुछ सर्विस ऐसा है जहां पे बायर ही जीएसटी जमा करेगा। 17 सर्विसेज ऐसा है जहां पे बायर ही जीएसटी जमा करेगा, उसको बोलते हैं आरसीएम, रिवर्स चार्ज। नॉर्मल को बोलते हैं फॉरवर्ड चार्ज, जहां सप्लायर ही जीएसटी जमा करता है ना, बायर से कलेक्ट करके। तुम पिज्जा हट में जाके पिज्जा खरीदा, 100 रुपया का पिज्जा खरीदा, मान लो 5% जीएसटी है तो 105 रुपया दे के आया। ये जो 5 रुपया तुम जीएसटी दिया, ये तुम तो पिज्जा हट को दे के आ गया। अब जमा पिज्जा हट करेगा इसको गवर्नमेंट को। ये हो गया फॉरवर्ड चार्ज, नॉर्मल रूल। आरसीएम यानी रिवर्स चार्ज, उल्टा रूल, रिवर्स, उल्टा गाड़ी चला रहे हैं, मतलब बायर ही जीएसटी जमा करेगा। ऐसा कुछ कुछ सर्विस में है। जैसे तुम एग्जांपल में अगर समझना चाहो तो ट्रांसपोर्ट सर्विस में ऐसा ही रूल है। गवर्नमेंट बोलता है छोटा छोटा ट्रांसपोर्ट तुमने बहुत है इंडिया में जिसका 2 ट्रक 3 ट्रक है, वो लोग हम कहां पकड़ते फिरेंगे? तो बड़ा बड़ा कंपनी जिनका माल वो ट्रक ड्राइवर सप्लाई करता है, हिसाब से सर्विस कौन दे रहा है? ट्रक ड्राइवर सर्विस दे रहा है ना उस कंपनी को। हाँ सर। तो हिसाब से वो ट्रक ड्राइवर को जीएसटी जमा करना चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट बोलता है उसको कहां पकड़ते फिरेंगे? तो उस केस में गवर्नमेंट बोलता है काम करो, तुम कंपनी है, तुम रजिस्टर्ड है ना जीएसटी में? बोला हाँ, एक काम करो ना, तुम ही जीएसटी भर दो। तो मतलब मान लो लाख रुपया का ट्रांसपोर्ट बिल बना और मान लो उस पर 18% जीएसटी है, तो तुम एक काम करो, 18,000, 1,18,000 मत दो ट्रांसपोर्टर को, वो जीएसटी जमा नहीं करेगा। जीएसटी जमा तुम करोगे, ठीक है? तो तुम 1 लाख दे दो ट्रांसपोर्टर को, 18,000 तुम ही गवर्नमेंट को दे दो। मतलब बायर यानी सर्विस रिसिपिएंट या गुड्स का रिसिपिएंट ही यहाँ पे जीएसटी भर देगा। सर एक बार रिपीट कीजिए, साउंड ऑफ हो गया था। कहां तक नहीं सुने? और ट्रक ड्राइवर के बाद सुना नहीं दिया। एग्जाम्पल दोबारा सुनो। तुम एक ट्रक ड्राइवर हो, हाँ, तुम मेरे को गुड्स को डिलीवर, हम एक बिजनेस है, हाँ, तुम मेरा गुड्स को कलकत्ता से दिल्ली पहुंचाओगे, हाँ, तो हिसाब से तो तुम मेरे को सर्विस दे रहे हो ना, लाख रुपए का बिल बना रहे हो। हाँ, तो हिसाब से तुम मेरे को, एक बिजनेसमैन जो है यानी हम तुमको 1,18,000 देगा, तुम लाख रुपया जेब में रख लो, 18,000 गवर्नमेंट को जमा कर दो, क्योंकि तुम सप्लायर ऑफ सर्विस हो, ट्रांसपोर्ट कंपनी। हाँ सर। लेकिन गवर्नमेंट बोलता है ऐसा ट्रांसपोर्टर्स के ऊपर जीएसटी लगाने में बड़ा दिक्कत है, इसलिए काम करो, जो सर्विस का रिसिपिएंट है ना, यानी वो बिजनेस, हाँ, जहां पे बिजनेस सर्विस रिसीव कर रहा है, ट्रांसपोर्ट कंपनी सर्विस गिवर है, तो फॉरवर्ड चार्ज यानी नॉर्मल रूल में ट्रांसपोर्ट कंपनी को जीएसटी जमा करना चाहिए था, बट ये गवर्नमेंट को लगता है बहुत दिक्कत का बात है। तो गवर्नमेंट बोलता है काम करो, बिजनेस हाउस जो है ना, बिजनेस हाउस, वो यानी बायर ऑफ सर्विस, वो जीएसटी जमा करेगा। इसी को बोलते हैं आरसीएम, ठीक है? हाँ सर। तो अगर तुम आरसीएम कैटेगरी में फॉलो हो, भले ही तुम्हारा 40 लाख 20 लाख 10 लाख के ऊपर टर्नओवर नहीं है, बट तुम्हारे ऊपर आरसीएम एप्लीकेबल है, तुमको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, ठीक है? नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, अगर फॉरेनर कोई भी है, भले ही उसका लिमिट पार नहीं हो रहा है, बट वो इंडिया में सर्विस दे रहा है, उसको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। जिसका टीडीएस कट रहा है जीएसटी के दायरे के हिसाब से, वो भी जीएसटी करेगा। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, कभी कभी क्या होता है देवराज, मान लो मेरे कोलकाता ब्रांच है, सारा परचेज वो करता है, लेकिन फिर वो दिल्ली ब्रांच, पंजाब ब्रांच, महाराष्ट्र ब्रांच को माल दे देता है, ब्रांच माल को बेचता है, ठीक है? हाँ। देवराज यहाँ एक प्रॉब्लम है, क्योंकि इनपुट आउटपुट का एडजस्टमेंट होकर जीएसटी जमा होता है, ये तो पता है, आईटीसी मिलता है,
हाँ तो बेटा प्रॉब्लम यह है कि सेलर तो बेच रहा है पंजाब ब्रांच, महाराष्ट्र ब्रांच, तमिलनाडु ब्रांच, लेकिन माल खरीद रहा है कोलकाता ब्रांच। तो कोलकाता ब्रांच के नाम से जीएसटी का बिल बन रहा है परचेज के टाइम पे, हाँ लेकिन माल बेचते वक्त बिल बन रहा है पंजाब, महाराष्ट्र, तमिलनाडु से। हाँ तो ये इनपुट आउटपुट एडजस्टमेंट होगा कैसे? क्योंकि सारा इनपुट बिल बना है कोलकाता ब्रांच के नाम से, कोलकाता हेड ऑफिस के नाम से, और सारा माल हाँ। बिक रहा है तीनों ब्रांचेस से, तो वहां का जीएसटी नंबर से माल बिक रहा है। पंगा हो गया। हाँ सर। तो अब इनपुट आउटपुट एडजस्टमेंट हो ही नहीं पाएगा कभी, मतलब हर बार आउटपुट पे टैक्स लग जाएगा और इनपुट का कोई वैल्यू नहीं बनेगा। तो गवर्नमेंट बोला नहीं ऐसा नहीं कर सकते ना, तो गलती हो जाएगा, बिजनेसमैन के साथ गलत हो जाएगा। गवर्नमेंट बोला एक काम करो, कोलकाता ब्रांच तुम ना इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के नाम से रजिस्ट्रेशन ले लो। मतलब तुम जब रजिस्ट्रेशन करवाओ तो बोला हम इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं, और फिर जिस ब्रांच से जितना का माल बिक रहा है तुम उसके ऊपर बिल जनरेट कर सकते हो और वो इनपुट का एडजस्टमेंट ले सकता है। ठीक है। तो कोलकाता ब्रांच हालांकि कुछ नहीं बेच रहा, तो कुछ नहीं बेच रहा तो उसको तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना ही नहीं चाहिए। हाँ लेकिन यहाँ पे वो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का रजिस्ट्रेशन ले लेगा। तो अपने पढ़ तो यही रहे ना, किसको किसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ऑनलाइन ऑपरेटर है, ई कॉमर्स ऑपरेटर, उसको अलग से रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। इतना तुम्हारे लिए काम का बात बहुत है, मोटा मोटी हो गया। अब जीएसटीआईएन पे शॉर्ट नोट पूछा है, तो गुड्स जीएसटीआईएन क्या है? डिपार्टमेंट कॉमन पोर्टल है, पोर्टल जीएसटी का पोर्टल को बोलते हैं जीएसटीआईएन। ऑनलाइन पोर्टल है जहां पे सप्लायर को या जो भी सर्विस बेचने वाला है, गुड बेचने वाला है, उसको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। वो लोग तुमको जीएसटी का एक रजिस्ट्रेशन नंबर देगा जो 15 डिजिट का होगा। तो 15 डिजिट में तुम्हारा 10 डिजिट तो पैन नंबर होगा, पहला 2 डिजिट तुम्हारा स्टेट का कोड होगा। जैसे वेस्ट बंगाल का स्टेट कोड है 19। कोई भी पार्टी वेस्ट बंगाल में जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेगा, मान लो हम वेस्ट बंगाल में जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेता है, तो पहला 2 डिजिट तो होगा 19, उसके बाद 10 डिजिट का मेरा पैन नंबर होगा, उसके बाद 13th डिजिट जो बचा हो गया ना, 10 2 12। अब 13th जो डिजिट होगा वो बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन विद इन अ स्टेट, वो स्टेट का कुछ अल्फाबेट होगा। उसके बाद एक डिफॉल्ट अल्फाबेट होगा जेड जो सब में होता है, और उसके बाद एक चेक कोड होगा लास्ट डिजिट जो गवर्नमेंट अलग से देता है, सबका यूनिक होता है वो अलग अलग। अच्छा सर मल्टीपल रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। हाँ, जिस स्टेट में तुम बिजनेस करो, जहां जहां से तुम माल बेच रहे हो, हर उस स्टेट का तुमको सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। लेकिन तुम्हारा सेम स्टेट में अगर बहुत सारा ब्रांच है तो तुम एक रजिस्ट्रेशन से काम कर सकते हो। हर स्टेट का एक रजिस्ट्रेशन है ना बेटा। हाँ सर हम एक ही स्टेट में 5 ब्रांच खोला, हम 5 का अलग अलग रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, करवा लो, कोई ना नहीं है। ना नहीं है लेकिन कंपलसरी नहीं। ठीक है ना। मेरा कलकत्ता में ब्रांच, बंगाल में 5 ब्रांच है, एक सिलीगुड़ी में, एक कोलकाता में, एक दुर्गापुर में, एक आसनसोल में, एक अलीपुरद्वार में। हम चाहें तो 5 रजिस्ट्रेशन नंबर ले लें, और हम चाहें तो एक ही रजिस्ट्रेशन नंबर लेकर 5 जगह से काम करें, अलाउड है। लेकिन मेरा एक ब्रांच तमिलनाडु में, एक दिल्ली में, एक कोलकाता में, एक पंजाब में, एक महाराष्ट्र में, एक गुजरात में, सर सबका अलग रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। हाँ ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तुमसे पूछा, राजेश इज प्लानिंग टू स्टार्ट अ स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस इन पुणे सिटी। एज पर इज एस्टिमेट इन टर्नओवर फर्स्ट इज लाइकली टू बी मेड ऑफ 65 लाख। उसको लग रहा है 65 लाख का मेरा सेल हो जाएगा, तो उसको जीएसटी नंबर तो लेना पड़ेगा। हाँ। एग्जामिनिंग द प्रोसेस ऑफ जीएसटी लॉ एप्लीकेबल सुटेबल टू राजेश ऑन द फॉलोइंग मैटर। तो राजेश को रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, वो तो यस। लेकिन एक स्कीम है, कंपोजिशन स्कीम। होता क्या है, तुमको लग रहा है कि तुम भले 65 लाख का माल बेचोगे, बट हो तो तुम छोटे व्यापारी। तुमको लग रहा है इतना पेपर वर्क मेरे से मेंटेन नहीं होगा, इनपुट का, आउटपुट का, ये मंथली रिटर्न फाइलिंग, क्योंकि हर महीना जीएसटी में 2 रिटर्न लगता है। हाँ। तो हर महीना का 2 मतलब साल का 24 रिटर्न, मेरे लिए बहुत दिक्कत हो गई। गवर्नमेंट बोला ठीक है एक काम करो, कंपोजिशन बोल के एक स्कीम है तुम्हारे लिए, वो ले लो। कुछ स्टेट में वो लिमिट है 150 लाख का, मतलब 1.5 करोड़ का,
और कुछ स्टेट में वो लिमिट है 75 लाख। आगे नॉर्थ ईस्ट स्टेट में वो 75 लाख लिमिट है और बाकी इंडिया में 1.5 करोड़। अगर तुम्हारा उससे हाँ। कम टर्नओवर, टोटल टर्नओवर अगेन एग्जम्प्टेड नॉन एग्जम्प्टेड सब लेके, जब भी हम टोटल टर्नओवर बोलता है ना, टैक्सेबल गुड्स का भी हम बात कर रहे हैं, एग्जम्प्टेड गुड्स का भी हम बात कर रहे हैं, एक्सपोर्ट का भी हम बात कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया के बाहर माल बेचने पे जीएसटी नहीं लगता है। लेकिन जब हम तुम्हारा टर्नओवर का लिमिट चेक करने का बात कर रहे हैं किसी भी क्राइटेरिया में, हम तीनों सेल को देखेंगे। जो आइटम बेच रहे हो वो टैक्सेबल है, जो आइटम तुम बेच रहे हो वो एक्सपोर्ट है या वो एग्जम्प्टेड है, सबको लेंगे और फिर देखेंगे तुम लिमिट में हो कि लिमिट के बाहर हो। सिर्फ टैक्सेबल आइटम को देख के हम लिमिट डिसाइड नहीं करेंगे तुम्हारा। तो कुछ स्टेट में वो लिमिट 75 लाख है, नॉर्थ ईस्ट का स्टेट में, कई एक स्टेट में, मणिपुर, मिजोरम, MMNT बोलते हैं उसको, और भी कुछ एक स्टेट्स है, और 150 लाख है बाकी स्टेट में, यानी 1.5 करोड़, 150 लाख मतलब 1.5 करोड़। तो तुम कंपोजिशन स्कीम में आ सकते हो। वहां पे फायदा क्या होगा, तुमको क्वार्टरली रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, क्वार्टरली ही टैक्स जमा करना पड़ेगा, मतलब 3 महीने में एक बार तुम्हारे गले में झमेला आएगा। हाँ। 1 नंबर बात। 2 नंबर बात, तुम्हारे को इनपुट आउटपुट का कोई एडजस्टमेंट का झमेला नहीं करना है। तुम्हारे ऊपर 5% जीएसटी का नॉर्मली रेट क्या है, 5%, 12%, 18%, 28%, ये सब रेट है। हाँ। तुमको ये सब झमेला में नहीं आना है। तुम या तो 1% या 5% या 6% दे दो बस खाली। ओ, लेकिन एक बात ध्यान रख लेना, ये पार्टी से कलेक्ट करके मत देना, अपनी जेब से भरना। मतलब नॉर्मली जीएसटी क्या होता है, जिसको माल बेचते हैं उससे कलेक्ट करके भरते हैं। हाँ। यहां पे वो नहीं कर सकते, आउट ऑफ योर पॉकेट तुमको भरना पड़ेगा ये। लेकिन तुमको 5, 12, 18 टैक्स का खुद की झमेला तरफ नहीं देना करना। पड़ेगा। हाँ, क्या बोले हो, क्या बोले हो, वापस बोलो। सर यहाँ पे खुद की तरफ से देना पड़ेगा। हाँ, एकदम खुद की तरफ से देना पड़ेगा। ठीक सर। 1%, 5% किस पे है, रेस्टोरेंट एंड कैटरिंग वालों के ऊपर। ये लोग इसीलिए रेस्टोरेंट वाला तुम देखना 5% जीएसटी का बिल बनाता है। 6% है तुम्हारा सर्विस वालों के ऊपर, जिनका सर्विस बेस्ड बिजनेस है, और 1% बाकी सबके ऊपर, मतलब मैन्युफैक्चरर हो या ट्रेडर हो, उनके ऊपर 1%। तो पहला बात, तुम पार्टी से कलेक्ट नहीं कर सकते, खुद की जेब से भरो। और दूसरा नेगेटिव पॉइंट, जो तुम इनपुट जीएसटी देकर आए हो ना, अरे ये सब काम करने के लिए तुम कुछ तो माल लाए भी हो या कोई सर्विस खरीदे भी हो, तो उस पर तुम इनपुट जीएसटी देकर आए हो। हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, इनपुट आउटपुट को एडजस्ट करके डिफरेंस गवर्नमेंट को जमा करते हैं, है ना। हाँ सर। लेकिन ये इनपुट भूल जाओ तुम, मतलब इनपुट भूल जाओ। ये 1%, 5%, 6% भी अपनी जेब से भरो, पार्टी से कलेक्ट नहीं करना है। लेकिन तुमको फायदा क्या है, मंथली का झमेला नहीं है, क्वार्टरली तुम्हारे ऊपर काम होगा और तुमको कोई पेपर वर्क का टेंशन नहीं लेना है। वरना बाद में इनपुट आउटपुट का अगर तुम क्लेम करते भी हो तो सारा पेपर वर्क मेंटेन करना पड़ता है ना। अचानक गवर्नमेंट स्क्रूटनी में डाल दिया तो तुम फंस जाओगे, कहां से लाओगे इतना प्रूफ। गवर्नमेंट बोलता है ठीक है, तुम्हारे से प्रूफ का झमेला नहीं करेंगे हम। समझ में आया, यही है कंपोजिट स्कीम। हाँ। ये 2 लोग नहीं कर सकते। अगर तुम्हारा दूसरा स्टेट में माल बिक्री हो रहा है, जिसको बोलते हैं इंटर स्टेट, वो लोग के लिए अलाउड नहीं है। या फिर जिनका ई कॉमर्स है, ई कॉमर्स ऑपरेटर मतलब ऑनलाइन सेल है, उनके लिए भी ये नहीं है। ठीक है। हाँ। तो देखो यहाँ पे यही समझाया, बोला ई कंपोजिशन स्कीम कौन ले सकता है, जिसका टर्नओवर 1.5 करोड़ है या कुछ स्टेट में 75 लाख है। ये लाने का मेन लॉजिक था कि सिंप्लीफाइड रहेगा, स्मॉल टैक्स पेयर के लिए हो रहा है। देखो सर, तुम बोलोगे सर नुकसान ही तो है, इनपुट का क्लेम नहीं करने देंगे और आउटपुट भी जेब से भरना पड़ेगा। नहीं बेटा, नुकसान है लेकिन कुछ कुछ जगह फायदा भी है। मान लो मेरा इनपुट टैक्स 5% है। हाँ। यही गुड्स अगर हम सही में जीएसटी लगा के बेचते, मान लो इस पे 12% है, तो हिसाब से हमको ये 5% पब्लिक को जिससे हम माल खरीद के लाए उसको दे के आना पड़ता। 12% हम पब्लिक से कलेक्ट करते और डिफरेंस हमको 7% गवर्नमेंट को देना पड़ता। बट मान लो अगर हम कंपोजिट स्कीम ले ले तो हमको 1% देना पड़ेगा खाली, वो भी अपनी जेब से। यस सर। तो मेरे को 6% लगा। मेरा गुड्स का वैल्यू रिड्यूस हो जाएगा, हम सेल इजीली कर पाएंगे, कस्टमर को
12% कस्टमर को लगाते हैं 100 रुपए के ऊपर, तो उससे हम कितना लेते, 112 रुपए लेते बिल में। उसके बारे में। ऐसे हम कस्टमर से खाली 100 ही रुपया लेगा तो मेरा माल भी महंगा नहीं हुआ, तो मेरा सेल भी बढ़ेगा। ठीक है ना, 1% अपनी जेब से भर देंगे और क्या हो। ठीक है ना, तो लेता है बहुत जन ये स्कीम। तो तुमको ये क्वार्टरली भरना पड़ेगा। तुम्हारे को नॉर्मल टैक्स रेट क्या लगेगा तुम्हारे ऊपर, हर गुड्स के ऊपर अलग अलग रेट होता है, और तुम बहुत सारा गुड्स बेचते हो अलग अलग वैरायटी का, तो ये भी पंगा होता है। वो झमेला खत्म तेरे ऊपर से। तो ये रूल है, ठीक है। हाँ और अगर तुम सर्विस की कैटेगरी का बात करो, देखो गुड्स में क्या रूल था, कितने के नीचे सेल होने से कंपोजिट स्कीम ले सकते हैं। कुछ स्टेट में 75 लाख, बाकी सब में 1.5 करोड़। लेकिन सर्विस के केस में ये लिमिट हो जाता है 50 लाख। अगर हम 50 लाख से कम का सर्विस बेचते हैं तो हम ये स्कीम में जा सकते हैं। ठीक है। हाँ सर कहां पे आप ये स्कीम में नहीं जा सकते? सर कुछ एक गुड्स है जिनको गवर्नमेंट बोल ही दिया उन पे कंपोजिट स्कीम नहीं हो, कुछ एक गुड्स के ऊपर। तो अगर वो वाला गुड्स का बिजनेस करते हो तो कंपोजिट स्कीम में नहीं जा सकते। आउटवर्ड सप्लाई मतलब दूसरे स्टेट में माल बेचते हो, इंटर स्टेट है, वहां नहीं ले सकते ये स्कीम। ऑनलाइन ऑपरेटर हो नहीं ले सकते। कुछ एक गुड्स नोटिफाइड है जो तुम मैन्युफैक्चर करते हो, टोबैको, अल्कोहल, उन पे नहीं ले सकते। कैजुअल डीलर हो तुम तो नहीं ले सकते। नॉन रेसिडेंट हो तो नहीं ले सकते। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर हो तुम तो नहीं ले सकते। ये थोड़ा सा ज्ञान था, बाकी उतना काम का नहीं है। जीएसटी का रेट क्या है इंडिया में, तो ये देखो हम पहले बताया। कंपोजिट स्कीम में हो तो कुछ गुड्स में 1% है, रेस्टोरेंट सर्विस में 5% है, अदर सर्विस प्रोवाइडर में 6% है कंपोजिट का रेट। ये हम बता ही दिया था ऊपर ही तुमको। इन लोगों को क्वार्टरली रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, मंथली नहीं। तो इनको साल में एक ही रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, CMP 8 हर क्वार्टर में। और एनुअली एक होता है GSTR 4। तो साल में क्वार्टरली 4 रिटर्न और फिर लास्ट में यानी 5 ही रिटर्न में इनका काम खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे बोला है कि इसका कितना टैक्स, ये जो तुमको क्वेश्चन दिया था, ये राजेश वाला स्टोरी, इसमें लास्ट क्वेश्चन पूछा था। जो क्वेश्चन पूछा था हम सबका आंसर कर दिया। लास्ट क्वेश्चन तुमसे पूछा था यहाँ पे, तो बताओ राजेश अगर कंपोजिशन स्कीम में जाता है तो उनको कितना GST देना पड़ेगा। तो उसका टर्नओवर कितना होने का चांस है, 65 लाख। और वो मैन्युफैक्चरिंग में जा रहा है तो उस पर रेट क्या एप्लीकेबल होगा, 1%। तो उसको 65 लाख का 1% यानी 65,000 खाली GST जमा करना पड़ेगा। बाकी आराम से अपना बिजनेस करो। तो ऑब्वियस बात है, देखो कोई भी बिजनेस तुम करते हो देवराज, तो तुम 5-6% प्रॉफिट तो कमाते ही हो। तो 1% अपनी जेब से भर दो, बाकी 4%, मान लो हम 5% ही प्रॉफिट कमाए इस बिजनेस में, 1% गवर्नमेंट को अपनी जेब से भर दिया, बाकी 4% प्रॉफिट तो मेरे घर में ही बचा, और इतना सारा पेपर वर्क का झमेला भी खत्म हो गया मेरा। यही था। यहाँ पे स्टॉप करते हैं क्योंकि अगला रजिस्ट्रेशन का बात आ गया, दूसरा डॉक्यूमेंट का। वो ट्रेड लाइसेंस शॉप एस्टेब्लिशमेंट का बात करेंगे। तो यहाँ पे ट्रेड लाइसेंस एक डॉक्यूमेंट है, और क्या क्या है, ट्रेड लाइसेंस है, ESI है, ये क्या PF है, एनवायरमेंट लॉ है, IE कोड। अच्छा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट अगर तुम फॉरेन में माल बेचते हो तो। ड्रग लाइसेंस है अगर तुम दवाई फवाई का काम करते हो तो। फूड का काम करते हो तो फसाई लाइसेंस है। NBFC लाइसेंस है वो अगर तुम वो फाइनेंस वाला काम करते हो तो ऊपर पढ़ चुके हैं वो ज्ञान, तो यहाँ फालतू रिपीट होगा। बैंकिंग लाइसेंस है अगर बैंकिंग का बिजनेस करते हो तो। इंश्योरेंस बिजनेस करते हो तो इंश्योरेंस लाइसेंस। इंडस्ट्रियल लाइसेंस अगर फैक्ट्री प्रोडक्शन कर रहे हो तो। टेलीकम्युनिकेशन लाइसेंस, टेलीकॉम का काम करोगे तो। ठीक है, बस खत्म। ठीक है, एक क्लास में डन हो जाएगा। ठीक है सर, ठीक है ना, यहाँ पे स्टॉप।